हाँ जी, क्लास तो अभी शुरू कर रहे हैं। प्रैक्टिस पेपर जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ अभी आपके सामने शेयर कर दी है। उसके अलावा इसके हैंडआउट्स आप लोगों के पास, प्रिंट आउट आपके पास अवेलेबल होंगे। थोड़ा इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे विजिबल नहीं है बिकॉज स्कैन होने के बाद थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, पैटर्न से सब लोग अवगत हैं कि पैटर्न कैसे आने वाला है। देयर विल बी 3 सेक्शन इन योर फाइनल एग्जाम। सेक्शन ए, बी और सी, ऐसा ही है ना? और यस सर। सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से हमें पहले 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले 20 का मतलब क्या है? पहले 20 का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 1 से लेके 25 के बीच में आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करे और आपने फॉर एग्जांपल 1 से लेके 15 तक सारे सॉल्व कर लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 और 17 लेट सपोज छोड़ दिया। फिर 18 से लेके आगे तक के सॉल्व कर लिए। लेट सपोज 15 यहाँ हो गए। हमें टोटल 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। आपने 18 कर लिया, 19 कर लिया, 20 कर लिया, 21 कर लिया, 22 कर लिया। और मान लीजिए आपने यहाँ पे 16 अटेम्प्ट कर लिया ओएमआर शीट में, और उसके बाद आप उसे काटना चाहते तो काट नहीं पाएंगे उसको। तो फर्स्ट 20 क्वेश्चन यू नीड टू अटेम्प्ट इन सेक्शन ए। उसके बाद सेक्शन बी जो है उसमें 24 क्वेश्चन आने वाले हैं, 24 क्वेश्चन इन सेक्शन बी। और उसमें से हमें 20 क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करने हैं, 20 क्वेश्चंस। उसके बाद सेक्शन सी में देयर विल बी 6 क्वेश्चंस, और 6 में से 2 क्वेश्चंस हमारे थ्योरेटिकल होंगे, और थ्योरेटिकल मतलब ऑन कॉन्सेप्चुअल बेसिस, और 4 क्वेश्चन जो है वो केस बेस्ड स्टडी पे होंगे। वो आपको अभी क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो पता चल ही जाएगा। एक चीज ये क्लास शुरू करने से पहले जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, और वो आपको मालूम होनी चाहिए बिकॉज आप फाइनल वर्ड्स ऑफ प्रिपरेशन पे इस टाइम है, कि टर्म 1 में जैसे हमारे जो चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये हमारा चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 2 है। और तीसरा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारा एक यूनिट कंसीडर किया जा सकता है, एक पार्ट कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि ये जो पार्ट मैं मार्क कर रहा हूं आपके सामने, ये जो टोटल मार्किंग है इसकी 17 मार्क्स की है। ये जो टोटल है ये 17 मार्क्स का पोर्शन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैं इसलिए बता रहा हूं ये डिवीजन आज की क्लास शुरू करने से पहले, ताकि आप देखें कि आपको और ज्यादा टाइम कहाँ पे निकालना है अगर कोई पोर्शन आपका वीक है। क्योंकि ये जो मैं आप लोगों को आज पढ़ा रहा हूँ, ये जो पेपर डिस्कशन करा रहा हूँ, इसका सोल मोटिव बस इतना सा है कि आप लोगों को पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो कैसे तैयार करने हैं, या कितना टाइम उस पर लगाना है, मैं आपको वो सिखा सकूं। चैप्टर 6 ईएमआई और ये एसी, ये टोटल करके जो वेटेज है वो 18 मार्क्स की है, सॉरी 11 मार्क्स की है। यहाँ से ये नहीं नहीं सॉरी, ये ऐसे है 18 मार्क्स। कितने मार्क्स होगी? 18 मार्क्स की है ना। दिस विल बी ऑफ 18 मार्क्स। इतना ही होगा, ये 18 मार्क्स की होगी। यस सर। अब मैं इसका सब डिवीजन आप लोगों को बता दूं। इसमें जो सब डिवीजन है वो ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जैसे एक्चुअली क्या है ना, हमेशा से ये चैप्टर, 2 चैप्टर्स की वेटेज 8 नंबर की रही है। लेकिन इस बार जो वेटेज यहाँ पे मुझे जो लगता है, जो मेरा एनालिसिस कहता है, जो सैंपल पेपर मैंने देखा है, वो ये है कि ये चैप्टर लगभग 7 नंबर का, 6 से 7 नंबर प्लस माइनस 1 आप समझ ही लेना। ये चैप्टर तकरीबन 4 से 5 नंबर, और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर लगभग कहीं 5 नंबर का। यानी अगर मैं लेके चलूं 5 5 7, तो इसका मतलब ये वाला ये जो यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला, ये 7 नंबर का। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो है वो 5 नंबर का, और करंट इलेक्ट्रिसिटी 5 नंबर का। उसके बाद जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है वो 5 मार्क्स का। मैग्नेटिज्म एंड मेटल सिर्फ 3 मार्क्स का। ईएमआई और एसी लगभग लगभग वेटेज इसमें सेम आनी चाहिए। वैसे पहले अगर हम लोग बात करते थे जो पिछले सालों में, उस टाइम ये टोटल जो था वो 7 से 8 नंबर का चैप्टर आता था, तो ईएमआई 3 नंबर का आता था, और
बाकी 4 या 5 नंबर का हमारा एसी आता था। लेकिन अभी की डिवीजन मुझे लगता है कि 5 नंबर। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर इशू किया, मैं उसके अकॉर्डिंगली एक डिवीजन आप लोगों को एक एस्टिमेशन दे रहा हूँ। अब एक चीज जो बहुत जरूरी है, वो मैं हर चैप्टर में धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ाता हुआ जब जाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। कई टॉपिक ना इस बार सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस पे आ गए हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, आपने सबसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है पोटेंशियोमीटर। याद है आप लोग, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना बच्चों, तो 10 साल के क्वेश्चन पेपर में 8 से 9 में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा पोटेंशियोमीटर का 3 मार्क्स क्वेश्चन। लेकिन इस बार 3 मार्क्स ऑफ कोर्स है ही नहीं, लेकिन पोटेंशियोमीटर जो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आ गया है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब उस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्या बनेगा? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा। अब जब बोल दिया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा, इसका मतलब यू नीड टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी पार्ट। ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल मत करके जाना, क्योंकि न्यूमेरिकल कराते वक्त यू विल बी एनकाउंटरिंग सो मेनी कॉन्सेप्ट्स। हाँ, ये बात अलग है, जैसे कि आपको याद होगा, आपने टॉपिक पढ़ा था सोलोनाइड, याद है? सोलोनाइड, मैग्नेटिक फ्लूइड सोलोनाइड। एक पढ़ा था टोराइड, याद है? तो ये टॉपिक तो इवन डिलीट ही कर दिया गया था, और उसमें बोला गया इट इज अंडर अ क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है? अगेन कि सब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए पूरा, उसके ऊपर कॉन्सेप्ट अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आप हैंडल कर सको। पूरा प्रॉपर न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो धीरे धीरे मैं आप लोगों को, जैसे मैंने डिसाइड किया, मैं 5 पेपर जो हैं ये आप लोगों के, जो आज पहला पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो करा रहा हूँ। धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा इसका मतलब क्या है। तो क्लास शुरू करें बच्चों आगे? यस यस सर। सर। आपको Yes, ये sir. समझ में आ गया ये Yes, स्क्रीन sir. पे लिखी हुई डिवीजन से कि आपको कहाँ पे कहाँ ज्यादा काम करना है? मुझे लगता है कि जैसे जो बच्चे मेजरली जो मुझे लगता है डरते हैं, वो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 से डरते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर से। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में जो इस बार का एनालिसिस मेरा कहता है वो यही है कि इस पे अर्थ मैग्नेटिज्म पे तो सवाल आना ही आना है। अर्थ मैग्नेटिज्म पे वो सवाल अर्थ मैग्नेटिज्म पे ही आना है। उसके अलावा मैग्नेटिक मटेरियल क्योंकि इस बार सिलेबस में नहीं है, तो बार मैग्नेट वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने क्लासेस में पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर अगर आपको याद होगा, आपने टॉर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपने मूविंग कॉइल कैलेंडोमीटर पढ़ा है, कन्वर्जन पढ़ा है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको बस ये देखना है कि इन तीनों में से, ये जैसे हमने बोला ये 3 यूनिट्स हैं इस पहले पार्ट में जो 17 नंबर की है, उसमें से 7 नंबर का जो है चैप्टर 1 है, तो उसकी वेटेज ज्यादा है, तो ऑफकोर्स उसको और बेहतर करना है कि क्योंकि जो जितना ज्यादा बड़ा होता है वो और ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे कोई चैप्टर जैसे मैग्नेटिज्म एंड मैटर 3 नंबर का है, तो बड़ा स्पेसिफिक हो गए हम लोग कि हाँ इसमें से एक सवाल एक ही आएगा या 3 सवाल ऑफकोर्स यहाँ से आने हैं। तो सबसे बड़ी मुश्किल की बात जो होती है वो ये होती है कि अगर वही सवाल अगर आपसे नहीं क्रैक हुआ तो आपके वेटेजेस ऑफ कोर्स घट जाएगी। तो फोकस करना है डिवीजन के अकॉर्डिंगली। शुरू करते हैं यहाँ से। पहला जो सेक्शन आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज सेक्शन 1 ऑफ योर पेपर। और सेक्शन 1 में 25 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। देयर आर 25 क्वेश्चंस गिवन हियर। दिस इज सेक्शन ए, क्योंकि स्कैनिंग के टाइम पे शायद ज्यादा ब्लैक आ गया तो दिख नहीं रहा, बट ये सेक्शन ए है। विल बी 25 क्वेश्चंस। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, आप लोगों को शायद पता होगा कि आप लोगों को रीडिंग टाइम दिया जाता है हर पेपर में, मालूम है? यस सर। तो मेरे ख्याल से जो पेपर है शायद आप लोगों को 11 बजे या 11:10 पे कोई शुरू होना है, और 11:30 से तुम्हें पेपर करना होगा, ऐसा कुछ डिवीजन है। वो Yes, sir. गाइडलाइंस है ना, वो गाइडलाइंस आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से पढ़ें। मैं ये क्यों कह रहा हूँ पेपर अटेम्प्ट करने से पहले, क्योंकि देखो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन कौन से वो हैं जो आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। पेपर में जो 20 मिनट शुरुआत में आप लोगों को मिलेंगे, 11:30 बजे आपका पेपर शुरू होगा और 1 बजे आपका पेपर खत्म होगा। 11:10 पे आप लोगों को अपना जो क्वेश्चन पेपर उसे खोलने की परमिशन मिलेगी। तो 20 मिनट में आपको ये जरूर देखना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको ये क्वेश्चन नहीं करने, तो आपको वहां पे टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यू विल बी गिविंग 55 क्वेश्चन, बिकॉज जैसे आपने देखा 25, 24 और 6, कितने क्वेश्चन बनते हैं ये?
55 क्वेश्चंस, और इन 55 क्वेश्चंस में से आप लोगों को सिर्फ 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो इन टोटालिटी में सेक्शन ए में से आप लोगों को 5 क्वेश्चन, सेक्शन बी में से आपको 4 क्वेश्चन और सेक्शन सी में से आपको 1 क्वेश्चन छोड़ना है। तो आपको शुरुआती 20 मिनट में ये डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पेपर रीडिंग करने का तरीका देखो। जैसे कि आप मेरे साथ साथ चलेंगे, मैं फटाफट चलूंगा वो 20 मिनट की तैयारी में। कि पहला क्वेश्चन कि साहब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, तो आप दिमाग में लगा लो इक्विपोटेंशियल सरफेस तेरे को आता है कि नहीं आता, पहले ये बता। आता है सर, तो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है a + 8q - 2q लोकेटेड एट अ डिस्टेंस दिस। हमें निकालना क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जहां पे 0 है वो पॉइंट हमें बताना है। हाँ सर मुझे आता है, मैं कर लूंगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P is placed parallel to the uniform electric field, the amount of work done in rotating। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो टॉपिक है सर वो पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड है। हाँ या ना बोल दो सारे एक बार। यस सर। तो तुम्हें मालूम है कि सर वो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता था, वो वर्क डन का फॉर्मूला होता था वो P cos θ1 - cos of θ2 होता था। हाँ ना बोल दे बेटा। तो तुम्हें पता है सर फॉर्मूला है। अब ये तीनों क्वेश्चन जो है तुम देख रहे हो इलेक्ट्रोस्टैट से दिए हुए हैं। अगला अगला क्वेश्चन देखो, ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन तुम्हें पता है, हम चटका देंगे, छोड़ सकता हूँ, आगे चल रहा हूँ मैं। फिर अगला क्वेश्चन देखा कि सर ये तो फोर्स मीडियम की बात कर रहा है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम कितना है और इतना है, तो लग रहा है कि हाँ वो मुझे मालूम है। अगला है सर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ गॉस लॉ। नाउ ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे जो आ रहा है सर, ये जो है ना सर, ये कमाल का सवाल है, बिकॉज ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो पेपर को रीड करते हुए अब मुझे इस पे एक स्टार लगा लेना है कि सर ये मुझे पढ़ते हुए चलना है। मतलब ये मैं पेपर पढ़ते हुए चलूंगा, कि मैं इसको एक बार रीड करता चलूंगा कि हाँ यार ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं, बिकॉज ये क्वेश्चन कह रहा है चारों स्टेटमेंट में से कौन सी सही है। इसका मतलब ऊपर में से जितने मैंने क्वेश्चन पढ़े उनमें सबसे लंबा क्वेश्चन ये होने वाला है, बिकॉज 4 स्टेटमेंट का मतलब है 4 अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं। हाँ ना बोल दो। यस सर। ये जो एनालिसिस है, ये जो एनालिसिस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है आज की क्लास के लिए, कि सर यही सीखना है कि पेपर में हम लोगों को कौन सा स्टेप पहले लेना। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट क्वेश्चन पढ़ते चलो, हमने इसमें लिखा है ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मुझे पता है कि हाँ यार ये स्टेटमेंट मुझे मालूम है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, हाँ ठीक है, वो नहीं करती है। गॉस थ्योरम इज अप्लाइड ऑन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर गॉसियन सरफेस रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस। मतलब इसमें इट विल बी टेकिंग टाइम, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन ना, बिकॉज देखो पहली दोनों स्टेटमेंट तो बड़ी इजी लग रही थी, दूसरी स्टेटमेंट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है। सो आपको ना ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बट हाँ उस पर स्टार लगा लेना कि हाँ यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग। आप जैसे अगला क्वेश्चन देखो, अगर आपको याद हो अगला क्वेश्चन मैंने क्लास में करा रखा है, याद करो। एक एक पैरेलल प्लेट केमिस्ट्री Yes, उसके sir. बीच में बैटरी, एक बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला और बैटरी हटा दी है ना, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, और या रिमेन। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने टेबल से करा रखा, तो मैं पता है तो मैं कर ही दूंगा यार, तो मुझे आता ही है टाइप है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखा, इसमें लिखा था बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। मुझे पता है इट इज ऑलवेज पोटेंशियोमीटर। तो कुछ क्वेश्चन बेटा ऐसे भी आएंगे जो डायरेक्ट के डायरेक्ट आप लोग साथ साथ ही मार्क कर दोगे, हाँ ये तो आता ही आता है। लेकिन ये जो 20 मिनट का टाइम है बच्चों, ये इसके लिए नहीं दिया जाता कि आप आंसर मार्क करो। आपको ये दिया जाता है कि सर वो एक बार रीड कर लो कि कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं करना है या कौन सा क्वेश्चन मुझे बाईपास करना है। तो अभी तक लग रहा है कि हाँ यार अभी तक तो सारे क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन भी करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है, हो जाएगा। फिर ये बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें, यानी यू पीपल ऑल नो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी। हाँ ना बोल दो सारे एक बार। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी, है ना। फिर अलॉयज की बात हो रही है, हाँ यार ये मुझे टॉपिक आता है। उसके बाद ये क्वेश्चन आया अभी थोड़ा सा, जो हीट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और सबको पता है हीट का जो कॉन्सेप्ट होता है उसका फॉर्मूला मेरे ख्याल से सबको मालूम ही है। एच का फॉर्मूला I²RT या फिर V² में RT, ये सब कॉन्सेप्ट हम लोगों को मालूम है ना, तो वो इस पे बेस्ड है। तो इस पे स्टार लगा लो कि हाँ यार थोड़ा सा ये तो टाइम कंज्यूमिंग है। अब मैं आपको ये स्टार क्यों लगवा रहा हूँ आप समझो। स्टार इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे ज्यादा टाइम किस पे लगाना है और कम टाइम किस पे लगाना है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड, इंक्रीज टू वोल्टेज V, द टेम्परेचर केप्ट एट अ कांस्टेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है सर, फॉर्मूले पे बेस्ड तो है, बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है सब लोगों को मालूम है, VD इज इक्वल टू E tau बाय M होता है, और इसमें हम लोग VE की जगह V बाय
एल डाल देते। तो देखो ना हमारे पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्रिफ्ट के साथ सीधा सीधा है। मैं आपको आंसर निकालने के लिए दोबारा से मैं कह रहा हूँ, मैं आंसर निकालने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हाँ सर इजी है, मैं आंसर निकाल पा सकता हूँ। बोलो हाँ या ना। सर फिर क्वेश्चन नंबर Yes, 13 बड़ा sir. लग रहा है कि यार ये तो इजी है, रेजिस्टेंस, क्योंकि सर ने सिखा रखा है क्या, नोड एनालिसिस। हाँ ना बोल। आपको याद होगा सर आपने नोड एनालिसिस Yes, करा sir. होगा, आप फटाफट करा सकते हो नोड एनालिसिस करना। हाँ सर क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर सकता हूँ, हो जाएगा। फिर 15 देखा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन बता दो, ऐसा यूनिट बता दो। तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैं निकाल सकता हूँ, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड के हमारे पास बहुत सारे फॉर्मुले हैं। जैसे मैं F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा लगा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं देखूं Q, तो यार Q का यूनिट तो AB AT होता है। हाँ सब है, तो एम्पियर इसमें है, बट इसके अंदर न्यूटन भी है। तो हमने कहा यार चले ऐसे ना करके मैं कोई और फॉर्मुला लगा लूं, जैसे मैं F इज इक्वल टू हो सकता है मैं BL sin थीटा लगा लूं। निकाल तो इसे सकता हूं ना यार, इससे निकल जाएगा ना। बोल हाँ या ना। Yes, sir. चलो जी, मतलब ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, है ना, मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ। उसके बाद लिखा है कि ए मूविंग कॉइल कैलमीटर इज बाउंड ओवर अ मेटल फ्रेम इन ऑर्डर टू, मेटल फ्रेम। आपको याद होगा जब हम मूविंग कॉइल कैलमीटर की बात करते हैं, यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे साउथ पोल होता है, यहाँ पे एक फ्रेम होता है जिस फ्रेम के ऊपर हम अपनी इस कॉइल को वाउंड करते हैं। याद करो जी, नीचे स्प्रिंग लगा होता है, यहाँ लगा होता है। Yes, तो मैं sir. यहाँ पे एक फ्रेम पे इसको वाउंड करता हूँ। इस फ्रेम पे बाउंड करने का कारण क्या होता है? देखो ये क्वेश्चन अब आपके लिए हो सकता है नया हो, बट मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने मेरे साथ EMI पढ़ा है तो मैंने आपको कहा था इस पे शीट चिपका दो। बोलो शीट चिपका दो, याद है शीट चिपका दो, ताकि उसे क्या बना दो, उसे डेड बीट बना दो। लेकिन मैं हमेशा तो ये नहीं कर सकता, इसलिए मैं क्या करता हूं कि जब मैं कॉइल को इन दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में इन कॉइल्स को रखता हूं, तो मैं इसको एक फ्रेम पे चढ़ाता हूं, इस कॉइल को एक फ्रेम पे बाउंड करता हूं। फ्रेम पे बाउंड करने का कारण क्या है? क्योंकि फ्रेम के अंदर क्या आ जाएगा, एडी करंट आ जाएगा, और जो कि डेड बीट इसको बना देगा। इसके अलावा क्या प्रोवाइड करा रहा होगा इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इसके अलावा देखो इस क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ा, इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसे सवालों पे पहले ही क्या लगा देंगे हम, स्टार, क्योंकि मुझे पता है इन दो क्वेश्चन को मैं जल्दी जल्दी करूंगा, बट इस क्वेश्चन में मुझे टाइम चाहिए होगा, और ज्यादा टाइम चाहिए होगा। मतलब ये नहीं कि इसको जल्दबाजी में करना है, लेकिन उसको और पेशेंस से और थोड़ा ध्यान से आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। जैसे अगला सवाल यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें इसका बी नहीं मैग्नेटिक, हो सकता। क्या बेटा अभी आ रहे हैं, मैं तो आपको क्वेश्चन रीड करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं तो अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन बोला ही नहीं है यार। अच्छा सर, मैं तो आपको क्वेश्चन करने के लिए बोला ही नहीं है कि क्वेश्चन आप करो। मेटल फ्रेम पे वैसे कॉइल को वाउंड किया, मेटल फ्रेम, मेटल कौन सा मेटल? एल्यूमिनियम भी हो सकता है ये मेटल यार। किसने कहा सारे सॉफ्टवेयर आना चाहिए? सेंसिटिविटी तब बढ़ती जब क्या बढ़ता, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता। और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए तो क्या लगाया था, याद करें, इसके बीच में, इसके बीच में लगाया था सर सॉलिड, एक सॉलिड सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर लगाया था। चलो खैर, इस बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन का आंसर बुलवा दिया, लेकिन मैं आपको कौन सी स्टेज पे लेके आया हूं? मैं भी आपको इस स्टेज पे लेके आया हूं जहां पे आप लोगों को ये समझना है कि आपको कैसे क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। देखो ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ना, जैसे वेरी सिंपल क्वेश्चन, वैसे भी जो पहला पेपर मैंने रखा है यहाँ पे बहुत इजी रखा है। ये पेपर बहुत इजी है, और इस पेपर को मेरी क्लास खत्म होने के बाद जब आप अपने आप अटेम्प्ट करना शुरू करोगे, मैं कुछ क्वेश्चन अभी कराऊंगा, और जब अटेम्प्ट करोगे कि यार ये तो बहुत इजी पेपर है, ये इजी पेपर है, या ये पेपर आप लोगों को बस एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए समझा रहा हूं कि ऐसे पेपर अटेम्प्ट करना होता है। पेपर को ऐसे ही अटेम्प्ट करना है जिस स्ट्रेटेजी से मैं आप लोगों को कह रहा हूं। 17 नंबर क्वेश्चन मैग्नेटिक मूवमेंट पे बेस्ड है, और तुम्हें मालूम है मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला I/A होता है। हाँ ना बोल दे यार एक बार। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो अलग अलग शेप्स हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर की बात हुई है और एक बार यहाँ पे एक सर्कल की बात हुई है। स्क्वायर का एरिया अलग होता है, सर्कल का एरिया अलग होता है। सर करना क्या है, बस यहाँ पे करंट की वैल्यू तो दोनों के अंदर क्या है, सेम है, दैट इज सेम करंट, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर मुझसे पूछा उसका रेशियो, तो मुझे एरिया का रेशियो निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, हो ही जाएगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, डिप एंगल पूछा, मुझे पता है सर हो ही जाएगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है सबको याद होगा बेटा। इस टाइम पे फॉर्मूला याद होने चाहिए सारे, एक जगह दीवार पे सारे फॉर्मूले चिपका दो। अगर आप कहते हो तो मैं आप लोगों को एक शीट भेज देता हूँ, बिकॉज अलग अलग किताबों में मैं देखता हूँ बहुत सारी शीट्स बनी हुई आती हैं। उन शीट्स को अपने हाथ से लिख दो और एक बार घर में कहीं दीवार पे चिपका दो, सुबह दोपहर शाम देखते रहो, बिकॉज MCQ के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें से 20 क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज जो 20 सेक्शन ए में है और जो 20 सेक्शन बी में है, उनमें 40 क्वेश्चनों में से आई कैन गारंटी यू 15 से 20 क्वेश्चन तो ऐसे आने वाले हैं जो सीधा फॉर्मूला लगाओगे आंसर आएगा, फॉर्मूला लगाओगे आंसर आएगा। तो फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। उस इंस्टेंट पे बैठ के बिल्कुल भी भूल मत करना कि मैं फॉर्मूला डिराइव कर लूंगा। आप फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाओगे, डिराइव कर तो लोगे बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं,
नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं तो वहां पे ये गलती मत करना, ये भूल मत करना कि आप बैठ के उस आप फॉर्मूला डिराइव भी कर रहे हैं। तो एक जगह सारे घर में एक शीट चिपका दो, एक चार्ट पेपर चिपका दो, सारे उस पर फॉर्मूले लिख दो। आप कहोगे तो मैं उसको बना के आप लोगों को भेज भी दूंगा। सवाल चल रहा था कि सब पेपर रीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप देखोगे यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 19 वो मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच का एंगल, तुम्हें पता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, ज्योग्राफिक डिक्लिनेशन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है, तो ऑफ कोर्स का आंसर डी आने वाला है। चलो ठीक है, मार्क नहीं कर रहा लेकिन फिर पता है हमें। अब जरा चेक करो क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है टू कॉइल्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस मुझे पता है, पोजीशन एंड उस पे ओरिएंटेशन। रिलेटिवली वो कितने पास हैं, कितना दूर है ना, उन चीजों पे डिपेंड करता है। इसके अलावा मैं इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूँ, बहुत इजी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो उस पे स्टार लगाना चाहिए, क्योंकि मुझे दिखता है यार पूरा न्यूमेरिकल बेस लग रहा है, थोड़ा लंबा सा लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट मैं कर दूंगा क्योंकि तुम्हें पता है कि कोई भी रॉड अगर एल लेंथ की मैग्नेटिक फील्ड मूव करती है तो उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो कितनी होती है? बीएलवी होती है। और तुम्हें पता है उसका जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, तो बीएलवी अपॉन में आर हो जाएगा। अब सिर्फ सवाल बचा किसका बच्चों? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करंट का। हाँ ना तो बोल दो यार। एक लूप है, अगर आप ध्यान से देखो, एक लूप है जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कोर्स उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस कितना हुआ? बीएलवी हुआ कि नहीं हुआ? उसमें ईएमएफ इंड्यूस कितना हुआ? बीएलवी हुआ। लेकिन बीएलवी हुआ और जो डिवाइड करूंगा रेजिस्टेंस से करंट आ जाएगा। लेकिन अगर आपको याद हो तो सर मैंने आपको एक बार बात कही थी, मैंने कहा था अगर यार ये लूप, अगर आपको शायद किसी को याद हो, मैंने अपनी लाइव क्लास में बोला था ये बात। मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर चल रहा तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, ये थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ दिखना चाहिए। कोई हाँ ना तो बोल दे यार मेरी बात को। Yes, sir. यस आपको Yes, याद sir. है मैंने कहा था बाहर, आपको याद होगा मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन कराए थे और मैंने आपको इसमें एक अलग सी कहानी भी सिखाई थी, ICOA, याद आता है किसी को? Yes, sir. IAOC, IAOC, ये सब मैंने कहानी आप लोगों को सिखा रखी हैं। मैं कह रहा हूँ लेकिन ये कराते वक्त मैंने कहा था कि मान लो कभी हमारा कंडक्टर ऐसा हो कि वो बस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर ही चल रहा है, वो बाहर निकल ही नहीं रहा, तो उस केस में हमेशा ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा? 0 होगा। तो ये सारी चीजें कब सोच रहा हूँ? देखो हमें अभी क्लास शुरू करे हुए तकरीबन 27 मिनट हो चुके हैं, और 27 भी क्यों, मैंने 24 मिनट हो गए हैं। और इन 24 मिनट से पहले मैं शुरुआत में आप लोगों को क्या पढ़वा रहा था? शुरुआत में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कि पेपर का डिवीजन कैसे करना है, पेपर अटेम्प्ट करना है, डिवीजन कैसे चैप्टर की। इसका मतलब अभी लगभग हमने 10 से 12 मिनट में अभी तक हमने 20 से 22 क्वेश्चन, अभी 21 क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर रहे थे, 21 क्वेश्चन मार्क कर लिए हैं। टोटल हमारे पास 55 क्वेश्चन हैं। तो हमें, क्योंकि हम बीच में डिस्कशन भी कर रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर ना, इसका मतलब हमें ये स्पीड मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन पेपर को फर्स्ट टाइम में रीड करोगे। इज दैट क्लियर? अब देखो अगला क्वेश्चन देखो। Yes. अगला क्वेश्चन ये है सर, फाई दे रखा है, हमें ई निकालना है। तो मैं पता है सर ई का फॉर्मूला डी फाई बाई डी होता है। अभी सॉल्व करने मत बैठ जाना। हाँ माइनस होता है, काके माइनस भी लगा ले। मैं कह रहा हूँ सॉल्व करने मत बैठ जाना इस टाइम पे। अभी ये समझना है कि सर इस क्वेश्चन पे टाइम लगाने नहीं लगाना। जैसे पिछले क्वेश्चन में मुझे लगा टाइम लगाना पड़ेगा, मैंने स्टार लगा लिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था सर ये ना, वो सर ने ये कहा था कि यार लूप बाहर नहीं निकल रहा है, अगर लूप बाहर निकलता हुआ नजर आए तो फिर ईएमएफ इंड्यूस निकालोगे, वरना तो 0 होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा दी कि यार क्वेश्चन को ना पूरा ढंग से पढ़ लियो। स्टार क्यों लगाया? यार क्वेश्चन को ना पूरा ढंग से पढ़ लियो, इसमें कुछ ना कुछ कैच देगा एग्जामिनर। ठीक है जी, अगला सवाल देखो। इसमें लिखा है कि सर वेरिएशन ऑफ करंट बतानी है फ्रीक्वेंसी के साथ प्योर कैपेसिटर की। तो हमें यार मालूम है यार, हमने क्लास में पढ़ाया था एक्सेल और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, एक्ससी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। बिकॉज एक्ससी का फॉर्मूला बना अपॉन में 2πfc होता है, लेकिन सर एक्स का ग्राफ नहीं है तो आई का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ। कह रहा है चल ठीक है यार, करंट का भी ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, बट हाँ हो जाएगा, दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा हो सकता है मेहनत लगे, तुम्हें लगे स्टार लगाना है, लगा दिया, स्टार लगा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल देखो जी क्या लिखा है। अगला सवाल लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर 24 वोल्ट का एसी सप्लाई कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस है ना कॉइल। कॉइल का मतलब क्या होता है बेटा? कॉइल का मतलब होता है सर एक इंडक्टर जिसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, 12 वोल्टेज हमारे रेजिस्टेंस के क्रॉस है, वोल्टेज अक्रॉस
कॉइल कितनी होगी, हमें वोल्टेज अक्रॉस कॉइल निकालना है। यानी हमें वोल्टेज अक्रॉस, जैसे कि हम लोग यहाँ पे सर्किट बना लें कि रजिस्टर है और यहाँ पे इंडक्टर है, इसके क्रॉस की वोल्टेज जो है हमारे पास VR जो है वो दे रखी है कितनी, 20 वोल्ट। हमें क्या निकालना है, हमें VL निकालना है। VL निकालने के लिए हमें 20 वोल्ट टोटल दे रखा था, 20 वोल्ट टोटल दे रखा था, 12 वोल्ट है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि VL कितना होगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग को याद होगा कि इंडक्टर और रेजिस्टर कभी भी सेम फेज में नहीं होते। याद करो, अगर मैंने बोलूं यहाँ पे मैंने 20 वोल्ट लगाया, याद करो मैंने अगर 20 वोल्ट लगाया तो क्या 20 बराबर VR प्लस BL होता है? नहीं सर, गलत है, ये थोड़ी ना होता था। तुम बता दो बेटा क्या सही था? सर ये था V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, या फिर आपने अगर V नहीं लिखा E लिखा था तो E इज इक्वल टू ER स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। हाँ ना तो बोल दो यार सारे एक बार। Yes, sir. मैं आपको आज की क्लास में मुख्य तौर पे बस क्या सिखा रहा हूं कि सर पेपर को पढ़ना कैसे है, फटाफट रफ्तार के साथ। अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन लिखा है द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF एंड द करंट इन द सर्किट। अब यहाँ पे अगर आप चेक करो कि यहाँ पे E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी है और यहाँ पे I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 है। यानी यहाँ पे जो करंट है वो क्या कर रहा है, करंट जो है वो क्या कर रहा है, वो लीड कर रहा है। लेकिन एक बात सोचने वाली ये है, एक बात सोचने वाली ये है कि सर अगर तो ये पाई बाय 2 होता तो ये पक्की बात है, ये पक्का कैपेसिटर होता, ये पाई बाय 3 है। यानी आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका जो सर्किटरी है, यहाँ पे याद करो यहाँ पे ER था, यहाँ पे नीचे EC था और यहाँ पे ऊपर EL था और यहाँ पे आपका I था। लेकिन आपका जो नेट है E वो यहाँ होगा, तभी तो करंट लीड करेगा। हाँ ना बोल दे यार एक बार, Yes, sir. है ना। इसका मतलब जो फेजर डायग्राम है तेरे दिमाग में चल जाना चाहिए कि सर इसमें टाइम लगाने वाला हूं, स्टार लगा दे सर। मैं तो आपको आंसर भी बता रहा हूं यहाँ पे, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको टाइम लगाना है सर इस क्वेश्चन पे कि अरे करना है या नहीं करना है। अब तुम्हें लग रहा है यार ये तो 25 क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन में मैंने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पे तो स्टार लगा दिया। अबे करने तो 20 ही है, बोलना करने तो 20 ही है। तो आपको इस टाइम पे ये देखना होगा आपको क्वेश्चन कौन से नहीं करने हैं। यानी उन 6 क्वेश्चनों में से हो सकता है आप 1-2 क्वेश्चन तो छोड़ ही दो, क्योंकि कई बार क्या होगा आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसका आंसर नहीं मैच करेगा। बोलो यार। Yes, sir. Yes. अच्छा, आपको मालूम होगा जब हम OMR शीट भरेंगे अपनी, जब OMR शीट भरेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन हमें नहीं करना है ना उन्हें ब्लैक स्पॉट करना होगा। तो ये काम करना सबसे आखिरी में। कौन सा क्वेश्चन नहीं करना सबसे आखिरी में बात करेंगे, अभी तो सॉल्व करते हुए चलेंगे। जिन जिन क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगाने वाली बात थी वो हमने देख लिया। हम क्या करेंगे, सेक्शन ए मेरा हो गया। सेक्शन ए में क्योंकि सब ज्यादा क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, अब मेरा जब सारी मैं मार्किंग कर बैठूंगा, मैं सेक्शन बी की भी मार्किंग कर जाऊंगा, मैं सेक्शन सी की भी मार्किंग कर जाऊंगा। तो जब मैं सेक्शन ए करने बैठूंगा बेटा ध्यान रखना, पहले वो क्वेश्चन जो मुझे बिल्कुल सही सही आते हैं मैं वो मार्क करना शुरू करूंगा। एंड देन आई विल डिसाइड कि जो स्टार लगाए हुए क्वेश्चंस हैं, अगर तुम मान लो स्टार लगाए हुए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ गए, है ना, स्टार लगते जा रहे हैं, स्टार लगते जा रहे हैं, सितारे सितारे बन गए तुम्हारे, तुम समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, तब वो चिंता का विषय Yes, होगा, sir. तो तुम्हें ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखो मैंने इस पूरे के पूरे पेपर में, इजी पेपर है बेटा और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार इजी पेपर आएगा, ऐसे ही पेपर आएगा। अगर आप देखोगे मैंने 6 स्टार लगाए हैं, 5 तो छोड़ने ही है यार, तो यार वो छोड़ ही दूंगा ऑफ कोर्स, मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पेपर में ये नहीं देखा जाएगा कि तुमने कौन से बढ़िया वाले क्वेश्चन करे हैं, तुम्हें देखा जाएगा तुमने उस कम टाइम में क्या अपना दिमाग लगा के वो सही चॉइसेस की हैं। बिकॉज इस बार मार्क्स सिर्फ इसलिए नहीं दिए जाएंगे कि आपको आता है, आपको इस बार मार्क्स इसलिए दिए जाएंगे कि आप उस आते हुए को उस ड्यूरेशन में, गिवन ड्यूरेशन में प्रोसेस कर पाते हो या नहीं। चलो जी, तो पेपर पढ़ने का सिलसिला जैसा है मैंने आपको सिखा दिया है। मेरे ख्याल से आपको पेपर कैसे रीड करना है वो समझ में आ गया है। सेक्शन बी थोड़ा सा, अगर हम सेक्शन ए देखें तो थोड़ा इजी था, सेक्शन बी अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो सेक्शन बी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगना शुरू होगा। इसका मतलब आपको सेक्शन ए को बहुत जल्दी और ताबड़तोड़ तरीके से सॉल्व करना है। सेक्शन बी विल बी टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज सेक्शन ए हमारा क्वालिटेटिव बेस्ड होगा। आप अगर आप देखो कहीं कोई न्यूमेरिकल खास नहीं आया, कोई बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आया, देखो फैक्चुअल नहीं था, कॉन्सेप्चुअल नहीं था, बोलो ना। Yes, sir. लेकिन सर इसका मतलब जो क्वालिटेटिव शब्द का मैंने अभी क्लास से पहले इस्तेमाल किया, मैं बात भी कर रहा था कि सब क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, विच इज बेस्ड ऑन एनालिसिस कॉन्सेप्ट। जिस बच्चे ने मेहनत करी है पूरे साल में उसे
कॉन्सेप्ट लेक्चर ध्यान सुने तो कॉन्सेप्ट उसके मंझे हुए हैं, वो सेक्शन ए तो तोड़ देगा सर। अब सेक्शन बी की बारी आई, जो कि मुझे लगता है कि सर ये आना है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड। इसमें आपको टाइम लगेगा। इसका मतलब अगर आप अपना टाइम ड्यूरेशन डिवीजन की बात कर रहे हो, मेरी क्लास होगी अभी 30 तारीख को, 31 तारीख, 30 तारीख को, 29 तारीख को मैं क्लास रख रहा हूँ, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। उस क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन आपको पहले अटेम्प्ट करना है। बट मैं अभी के लिए सिर्फ इतना बता दूं आपको कि जो क्वांटिटेटिव पार्ट है वो सेक्शन ए में आएगा, और जो क्वांटिटेटिव पार्ट सेक्शन ए में आएगा, और जो क्वांटिटेटिव पार्ट है, कैलकुलेशन बेस्ड है, वो आने वाली है आपके सेक्शन बी में। तो इसके अंदर आपको टाइम ज्यादा डिवोट करना है। इन 24 में से 20 क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा टाइम लगाना है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आपको सेक्शन ए करने में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है ही नहीं किसी को भी। क्या आपको किसी सेक्शन ए में किसी को कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन तो मैं डिस्कस करने के लिए तैयार हूं। मैं पेपर रीडिंग का कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं, पेपर रीडिंग कैसे करना है। यस सर। पेपर रीडिंग समझ में आ गई है। और मैंने लगभग, तुमने देखा होगा, मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट में सेक्शन ए पढ़ लिया है, 10 से 12 मिनट में मैं सेक्शन बी पढ़ने वाला था। हो सकता है मैं रीडिंग टाइम में सेक्शन ए को और कम टाइम में रीड कर लूं, बिकॉज सेक्शन बी विल बी मोर डिमांडिंग इन योर साइड। सेक्शन बी डिमांडिंग होगा बिकॉज उसके अंदर क्वेश्चन ज्यादा बड़े होते हैं। आप जरा चेक करो, नजर डालो 26, 27, 28, 29, 30 पे फटाफट नजर डालो एक बार। क्या कहते हो बच्चों, मेरा एनालिसिस ठीक है? सेक्शन बी लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट, डिमांडिंग। यस ये वो है जो तुम्हारा टाइम चाहती है, जैसे आप कभी टाइम नहीं दे पा रहे होते हो, ये आपका खून चूसेगी। ये सेक्शन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला, ये टाइम डिवोटिंग है। इसीलिए जब 1.5 घंटे की तैयारी कर रहे होते हैं ना, जब हम बात कर रहे होते हैं कि हमारा पेपर है, हम 1.5 घंटे की तैयारी, 1.5 घंटे का डिवीजन करना है, पेपर देने से पहले ना हमेशा पेपर को पढ़ना जरूरी होता है कि पेपर हम लोग कैसे करने वाले हैं। तो पेपर का एनालिसिस बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आप सारे कर दोगे यार, आज ही क्लास लगाई, व्हाट इज द मोटिव, पेपर कराना नहीं, पेपर कैसे करना वो कराना। आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, सिलेंडर ऑफ रेडियस आर प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, टोटल फ्लक्स। लग तो रहा है सब कर तो दूंगा, इजी क्वेश्चन लग रहा है, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब ये देखो, दो लार्ज प्लेट्स सरफेस डेंसिटी दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सर कर दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। लेकिन आपको याद होगा कि सर ये कैलकुलेशन करते वक्त तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डिवाइड में आ रही है, मल्टीप्लाइड। बहुत बढ़िया सर, ये कहां से सीखा आपने? ये मैंने क्लास में आपको सिखाया था, याद है ना? मैंने कहा था इसे 4 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना सर। ये चीजें चतुराई, ये चीजें आपने तब सीखी में जब हमने क्लास अटेंड करी हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई इंटू सिग्मा इंटू 9 हो गया जी, कैलकुलेशन खत्म, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। बट इसको करने में टाइम तो लगेगा ना, इसको करने में और सेक्शन ए के क्वेश्चन करने में फर्क है कि नहीं है सर? बहुत फर्क है सर। यस सर। सेक्शन ए का क्वेश्चन तो फटाफट खींच रहा है सर, सेक्शन बी का क्वेश्चन तो सर टाइम लेगा। इसलिए जब आप अपने 90 मिनट की कैलकुलेशन करके बैठे हो ना, अच्छा मैं आपको एक और बार बता दूं, सेक्शन सी केस बेस्ड स्टडी, सर बड़ा लड्डू सा सवाल आने वाला है। देखो जरा शक्ल देख लो इनकी, ऐसे होते हैं सर ये सवाल। क्या है ये ट्रांसफॉर्मर है सर, स्टेप अप स्टेप डाउन, कौन से स्टेटमेंट ठीक है बताओ, कहां पे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, कहां पे कम है। तो ये सब इजी सवाल है, ये फिर भी रिलेटिवली आपका कम टाइम लेने वाले हैं। मैं आपको बस इतनी चीज सिखा रहा हूं, सेक्शन बी पे आपको ध्यान लगाने की बहुत जरूरत है। सेक्शन बी में ही आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आने वाले हैं सर। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन देख रहे हो, ये 5 असर्शन रीजन के क्वेश्चन, ये 5 असर्शन रीजन के क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में आ रहे हैं। इसका मतलब सेक्शन बी इंपॉर्टेंट है सर, आपको ध्यान इस पे लगाना है। कुछ बच्चे ये भी कर सकते हैं
कि अपना सेक्शन बी सबसे पहले अटेम्प्ट करें। मेरी वैसे टेंडेंसी रहेगी, जैसे मैं हर साल बच्चों को बोलता था पीछे कि यार सबसे पहले ना सेक्शन लास्ट वाला करना, क्योंकि पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते थे, 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन आते थे सेक्शन डी या ई में लास्ट में थ्योरेटिकल, तो 15 नंबर सीधा बन जाते थे। आज मैं कह रहा हूं आपको कि सेक्शन बी पहले करना, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसके लिए रिलैक्स्ड माइंड चाहिए। एट द एंड जैसे आगे 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 हम लोग चलते रहेंगे, हम थोड़ा सा पैनिक होते रहेंगे धीरे धीरे, ये स्वाभाविक नेचर है, ऐसा नहीं है, स्वाभाविक है, इसलिए सेक्शन बी करना जरूरी है। हाँ जी, एक बार ज्यादा क्वेश्चन देख लेते क्या स्वरूप है इनके। तो 28 क्वेश्चन पढ़ना, क्या लिखा है 28 पढ़िए। Consider an charge conducting sphere A, a positive point charge placed outside the sphere. The net charge on the sphere. बोलो बेटा, यहाँ पे कंडक्टिंग अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, यहाँ पे ये अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, यहाँ पे चार्ज क्यों रखा, क्या होगा सर, यहाँ पे माइनस क्यों इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस क्यों इंड्यूस हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. What the net charge will be? Net charge will be 0. सही तो है सर, प्रॉब्लम क्या है। Yes, sir. फिर पूछा कि सर 2-3 चार्जेस हैं, 2q minus q प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल द वैल्यू ऑफ e and v। सर बड़ा सिंपल सवाल है सर, देखो ना, अगर मैं बात करूं यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस 2q चार्ज है, यहाँ पे 2q चार्ज है, यहाँ पे माइनस q चार्ज है, यहाँ पे माइनस q चार्ज है, तो सेंट्रॉइड पे 2 माइनस q की वजह से 2 माइनस भी माइनस 2q हो गया, और यहाँ पे प्लस 2 इस वाली की वजह से प्लस 2q हो गया, तो नेट पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। यानी आंसर या तो बी है या तो डी है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगा, इसकी वजह से अट्रैक्टिव होगा, इसकी वजह से अट्रैक्टिव होगा, इसका ई की वैल्यू नीचे की तरफ होगी, मतलब 0 तो नहीं होगी। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी है, बोलो हाँ या ना यार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्या तुमने बुकलेट का क्वेश्चन नहीं है, हाँ सर है, याद करो। Yes. दो पैरेलल बिट के बस डायरेक्शन, वाई सेपरेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का रेशियो, सर क्लास का क्वेश्चन है सर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर। अब इस टॉपिक के लिए आपको ट्रांसफार्मर के सारे पावर लॉस आने चाहिए, जैसे एडी करंट आर प्रोड्यूस इन द सॉफ्टवेयर कोर, हाँ सर इसकी वजह से लॉस होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है सर, ये इसका आंसर नहीं है, बिकॉज इज नॉट अ कॉज पूछा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेयरिंग इज नॉट प्रॉपर्ली डन इन अ प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल, बोलो प्राइमरी से सेकेंडरी के अंदर फ्लक्स लॉस ना हो, तभी तो सॉफ्ट आयरन रखा था भाई। फिर Yes. हमिंग नॉइज, हमिंग साउंड, हाँ सर ये मैग्नेटो सेक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होता है, Yes, सर सही sir. बात है। प्राइमरी कॉइल इज मेड ऑफ अ वेरी थिक कॉपर वायर, वेरी थिक कॉपर वायर, उससे क्या होगा, अगर थिक कॉपर वायर होगी तो एरिया बड़ा होगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी। कम होगा। घटेगी। अब करंट की, अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हुई तो हीट की वैल्यू कम होगी। आएगी। लेकिन सर वो सिर्फ प्राइमरी कॉइल के लिए थोड़ी ना बात होगी, वो तो सेकेंडरी कॉइल के लिए भी वैलिड होगी, बोलो तो सही यार। Yes, sir. क्या वो पावर लॉस कॉज करेगा, हाँ सर पावर लॉस तो करेगा, बट इट इज नॉट ओनली मैंडेटरी फॉर अ प्राइमरी कॉइल ना, तो आई कैन मार्क आंसर टू बी ऑप्शन डी, बोलो यार। Yes, sir. अब ये क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो, इलेक्ट्रिक बल्ब है, कैपेसिटेंस लगा दिया, डिमनेस बताओ, कर तो रखा है सर, कुछ तो कर रखा है ऐसा, बोलो। Yes, sir. अब अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखो ना सर, ये क्वेश्चन एक बड़ा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 33, आप इसे ऑलरेडी स्टार लगा चुके होंगे, बोलो आप लोग Yes, ऑलरेडी sir. इस पे स्टार लगा चुके होंगे। ये क्वेश्चन आपको लग रहा है बहुत डिमांडिंग है, जरा चेक करो ध्यान से क्वेश्चन। 3 स्फीयर्स हैं, प्लस क्यू चार्ज है, सॉलिड स्फीयर, सॉरी एक सॉलिड स्फीयर है अंदर ए, उसमें प्लस क्यू चार्ज है, रेडियस आर है, सराउंडेड बाय अ सॉलिड शेल विद अ माइनस क्यू, इनर रेडियस 2r, आउटर रेडियस 3r, which the following statement is true। सर पोटेंशियल की कहानी याद करो, एक स्फीयर है ए, दूसरा है, ये दूसरा है जो शेल है, और शेल जो है उसकी अपनी खुद की थिकनेस है, जिसका इनर रेडियस है वो r है, और जो सॉरी 2r है, और जो आउटर रेडियस है वो कितना है, 3r है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Now you need to find out each and every point, तो दिस इज अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, स्टार है, मतलब मैं अगर इसके पहले चॉइस में देखूंगा तो मैं सोचा स्किप ही कर दूंगा इस क्वेश्चन को, बोलो ना, बिकॉज जो आगे क्वेश्चन बड़े इजी दिख रहा है, जैसे ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है,
36 क्वेश्चन, ये तो इजी है सर, ये तो करा हुआ क्वेश्चन है क्लास में। सीरीज पहले वाला क्वेश्चन है, करा हुआ है सर। हाँ, ये वाला बैटरी से कनेक्ट किया, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन क्वांटिटी कौन सी कांस्टेंट नहीं होगी, सर ये करा हुआ है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन याद कर, कौन कौन से पैरामीटर कांस्टेंट नहीं होते। ये पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन, हाउएवर मुझे लगता है ये क्वेश्चन इस पेपर में यहाँ नहीं होना चाहिए था, बिकॉज पोटेंशियोमीटर का सिर्फ क्वालिटेटिव पार्ट है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, बट क्योंकि प्रैक्टिस के लिए था इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन तुम्हें आता है, बोलो। करंट की सेंसिटिविटी की बात करी हुई है, सेंसिटिविटी ऑफ करंट मालूम है सर। करंट की सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है सर आईएस, बोलो आईएस, एनबीए अपॉन में, एनबीए अपॉन में के। फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करी, एनबीए अपॉन में के आर। अगर आपको याद हो मेरी क्लास मैंने कराया हुआ क्वेश्चन कि करंट सेंसिटिविटी को 20% बढ़ाया, रेजिस्टेंस को बढ़ाया 25%, बताओ वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या डिफरेंस आया? कर सकता हूं यार। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 वायर दे रखी हैं, नेट फोर्स ऑन सी बताना है। मुझे पता है यार, यहाँ पे दोनों वायर्स की वजह से इसके बीच में अट्रैक्शन ही होना है, बिकॉज 2 पैरेलल वायर्स सेम डायरेक्शन में क्या करती हैं? अट्रैक्ट ही करती हैं। 2 फोर्स निकालोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। नहीं, एक मिनट, द नेट फोर्स ऑन सी, हाँ नेट फोर्स ऑन सी, इसकी वजह से अट्रैक्शन, इसकी वजह से सर वायर ए में करंट रिवर्स होगा। इन्होंने बोला क्वेश्चन में, यस सर लास्ट है। हाँ, व्हेन द करंट इन द वायर इज रिवर्स, तो जब अगर ये इसको उल्टा कर दिया तो एक अट्रैक्शन करने वाला और एक रिपल्शन करने वाला है, तो इसका आंसर जीरो ही होने वाला है। हाँ, 0 ही होने वाला है। खैर कर सकते हो। अब देखो जरा सवाल देखो, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो, क्वेश्चन नंबर 41, ये मैंने तुम्हें मार्क भी कराया था। एक एयर कोड सोलेनोइड 30 सेंटीमीटर की लेंथ, एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स 800, करंट की वैल्यू 2.5 एम्पियर, करंट इज सडनली स्विच्ड इन अ ब्रीफ टाइम ऑफ, शब्दावली याद आती है क्या? बाकी मैं निकालने के लिए बोल रहा है, याद करो भाई, मैंने पढ़ा रखा है क्लास में। यस सर। सर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी, फ्रॉम एनसीईआरटी 6.74 वोल्ट। अगर आप अगेन क्वेश्चन देखो ये वाला, कहीं तो फिगर्स दिखाई देती हुई नजर आ रही होंगी आप लोगों को, बोलो। याद Yes. करो कि सर ये तो क्वेश्चन बड़े, याद है हम लोग कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, बट इसका जो आंसर है बहुत छोटे छोटे आने वाले हैं। खैर सॉल्व कर सकते हो, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है। बोलो, चलो असर्शन एक बार कर लेते हैं। अगला जो है 45वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, इस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 फटाफट पढ़ेंगे मेरे साथ। अच्छा, आपको याद है सेशन रीजन कैसे करने थे? Yes, sir. अगर आप लोगों ने मेरी पिछली क्लासेस अगर अटेंड नहीं करी हैं, तो बड़ा मैं सिंपल सा आप लोगों को आज गोल्डन रूल देके जा रहा हूं। असर्शन पढ़ो, ह्यूमन टेंडेंसी बताता हूं, जो मैं मानता हूं मेरे बच्चों की और आप लोगों की और मेरी खुद की, यही है कि पढ़ते पढ़ते हम गलत चीज को अपने दिमाग में सही करते हैं। होता है कि नहीं होता है? हम देखते हैं यार, ये तो गलत बोल रहा है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो जो पहली चीज आपके दिमाग में हिट करे, जो पहली चीज आपके दिमाग में हिट करे को असर्शन पढ़ते पढ़ते सही करने के लिए, वही आपका रीजन हुआ। तो ए नहीं तो बी। समझ में आया क्या बोला? असर्शन रीजन में पहला ऑप्शन होता है असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, बट इट इज नॉट एक्सप्लेनेशन। दूसरा होता है असर्शन, सॉरी मैं गलत बोल गया, असर्शन पहला जो ऑप्शन होता है असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन होता है असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तीसरा है ए असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, और डी दोनों के दोनों गलत। तो मैं ये कह रहा हूं असर्शन पढ़ते पढ़ते जब आपके दिमाग में, बिकॉज देखो ह्यूमन टेंडेंसी है, मैं अपने तरह आप लोगों को मान रहा हूं, मैं मानता हूं कि मुझे पढ़ते पढ़ते आदत है किसी स्टेटमेंट को अपने दिमाग में, बिकॉज हर चीज इंसान अपने दिमाग में ना जीतना चाहता है, तो वही टेंडेंसी है कि जीतना चाहता हूं मैं, उसे ठीक करना चाहता हूं। तो पढ़ते 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 असर्शन पढ़ते पढ़ते जिसको ठीक करने का मन कर रहा है तुम्हारा, अगर वही तुम्हारा रीजन है तो तुम्हारा ए है, वरना बी लगेगा। उसके बाद कुछ मत सोचना कि नहीं सर घुमा के देखेंगे तो हाँ तो सर ये भी है, ये गलत करवाएगा सर आपके 5 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन। जैसे कि पहला सवाल ने दे रखा है, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ ए मीटर, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ ए मीटर वी मस्ट कनेक्ट अ सुटेबल हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। सर ये तो बर्बादी हो गई सर, ये तो गलत बोल दिया। अब आप यहाँ पे एक नई चीज समझो, क्योंकि मैंने आपको क्लास में ये बात पढ़ाई थी,
मैंने कहा था गैल्वेनोमीटर को आप कभी भी एमीटर बोल सकते हो, कभी भी वोल्टमीटर बोल सकते हो। मैंने ये अभी रिसेंटली भी जब क्लास में मैंने तभी कहा था गैल्वेनोमीटर को आप कभी भी एमीटर बोल सकते हो, गैल्वेनोमीटर को आप कभी भी वोल्टमीटर बोल सकते हो। और कभी आपको ऐसा सवाल देते कि सब रेंज बढ़ानी है, रेंज, तो आप सर आपको कुछ नहीं करना, आपको वही करना है जो आप कन्वर्जन में करते हो। बोलो हाँ या ना। जो प्रक्रिया आपके गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने की है, वही प्रक्रिया आपके एमीटर की रेंज बढ़ाने की है। जो प्रक्रिया आपके गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने की है, वही प्रक्रिया आपके वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने की है। याद रहेगा मेरी बात? Yes. तो to increase the range of emitter, we must connect a high resistance in series. गलत है। To increase a range मतलब to convert a galvanometer into emitter, we must connect a suitable resistance in parallel and should be a small resistance. यानी शंट की बात होनी चाहिए, शंट की। बोलो हाँ या ना। Yes. असर्शन तो गलत है सर, डी ऑप्शन होना चाहिए। बोलो। अब एग्जाम में जब असर्शन गलत हो गया तो क्या रीजन देखने का मन करेगा एक बार? इसका रीजन देख लो क्या? देखो देखो, एक चतुर बच्चा वो कहता है कि सर गलत रीजन पढ़ू ही क्यों, पहली बात। लेकिन एक समझदार बच्चा कहता है कि सर देख तो लो कि कहीं रीजन में कुछ ऐसा छुपाओ जो मुझे लगे वो सही है और फिर मुझे दोबारा सेशन पढ़ने की जरूरत पड़ जाए। बोलो। तो चतुर मत बनो, समझदार बनो, सियाने बनो। क्या मतलब है? यानी रीजन को एक बार पढ़कर जरूर जाओ। क्या लिखा है? एमीटर विद द इंक्रीज रेंज शुड हैव अ हाई रेजिस्टेंस। सर गलत है, क्योंकि अगर एमीटर को आपने रेंज बढ़ा दिया, आपने उसे एमीटर ही बनाया, उसकी रेजिस्टेंस स्मॉल ही होनी चाहिए। यहां आप कंफर्म हो गए कि सर आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं आपको गारंटी से एक बात बोल सकता हूं कि इन सेक्शन बी के 24 क्वेश्चनों में से आप 2 क्वेश्चन असर्शन रीजन के हो सकता है छोड़कर आओ। और मैं कह रहा हूं आओ छोड़ के, भाई छोड़ के आने हैं, इसे दिल पे मत लेना। असर्शन रीजन का 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का स्किप होगा, बिकॉज कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग होगा, और मैं कह रहा हूं क्वेश्चन को छोड़ के आना है तुझे। टक्कर मत ले लियो कि नहीं भाई ये तो सॉल्व करके जाऊंगा, ये मत कर दियो। क्या करना है तुझे? उसको स्किप करना था, प्यार से छोड़ के आना कि हाँ भी मुझे तो करना ही नहीं। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, पेपर के मार्क्स इस बात पे निर्भर नहीं करेंगे कि कौन कौन से वाले क्वेश्चन किए, उस बात पे निर्भर करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा पेपर, ये पूरी मेथोडोलॉजी पता क्या रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंजाइटी मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। चलो जी, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ना भैया सेशन। लिखा है इलेक्ट्रॉन हैज अ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन हैज अ पोटेंशियल हाई पोटेंशियल एनर्जी when it is located when it is at a location associated with a more negative value of a potential and low potential energy when it is located with a more positive potential. Now किसी पॉइंट पे अगर नेगेटिव पोटेंशियल है और नेगेटिव लो पोटेंशियल है और इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज वैल्यू नेगेटिव है, तो ऑफ कोर्स उसकी एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्यूवी होता है कि नहीं होता? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला याद है ये वाला? भाई लोग, वर्क डन का फॉर्मूला क्यूवी होता है, वर्क डन हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो यू फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि सर हमारा जो के का फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू1 क्यू2 अपॉन में आर, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू1 अपॉन में आर। बोलो ना। तो आप इसका फॉर्मूला पा सकते हो जब आप v को q से मल्टीप्लाई कर दो। असर्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि u का फॉर्मूला q इंटू वी है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, अगर पोटेंशियल भी नेगेटिव हुआ तो दिस विल बी अ पॉजिटिव पोटेंशियल। हाँ या ना? Yes, sir. ये नहीं हमारा असर्शन तो बिल्कुल सही है, चांगला सी सर, असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन पे बात आती है, और देखो जी मैंने आपको बता दिया कि सर रीजन ये होने चाहिए। बोलो हाँ या ना? क्योंकि मैंने इन्हीं से कॉन्सेप्ट से बात डिराइव करी है। असर्शन ठीक है, रीजन की बात कर लेते हैं। रीजन है इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू रीजन ऑफ अ लो पोटेंशियल। असर्शन ठीक है, रीजन गलत है सर। क्यों सर? भाई क्योंकि ये नेगेटिव है। हमें पता है क्यू मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो चमका कि नहीं चमका भाई? Yes, sir. Positive charge always move from a higher potential to lower potential. इलेक्ट्रॉन तो उल्टा चलता है मेरे यार, कहां से कहां होगा? वो लो पोटेंशियल से Low हाई potential पोटेंशियल to चलेगा। high यानी कि असर्शन गलत, असर्शन सही है, रीजन गलत है।
ऑप्शन कौन सा लगाने वाले? ऑप्शन सी। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर? नो नो समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ सेंसिटिविटी पे दे रखा है, 49 क्वेश्चन सेंसिटिविटी पे दे रखा है। देखो जरा ध्यान से, देखो ऑन इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ कैलोमीटर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। तो सर आपका दिमाग दौड़ रहा है और मेरा भी दिमाग कह रहा है कि सर करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला तो एनबी अपॉन में क्या होता है? हाँ या ना बोल दो सारे। जितने बच्चे सेशन में यहाँ पे बैठे हो बताओ, क्या जैसे ही करंट सेंसिटिविटी का जिक्र हुआ तेरे दिमाग में फॉर्मूला चमका कि नहीं चमका? Yes, sir. तो ये फॉर्मूला अगर नहीं चमका तो सर चिंता की बात है सर, फिर वो चमकेगा नहीं सर, वो तो फिर ब्रस्ट होगा उस टाइम। तो मैंने ये फॉर्मूला देख लिया, हमें लगा यार ये फॉर्मूला ही लग रहा है, ये फॉर्मूले से ही काम होने वाला है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आपने बढ़ा दिया, करंट सेंसिटिविटी यहाँ पे डेफिनेटली बढ़ेगी, बट लिखा है मे नॉट नेसेसरली इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी। कहता है उससे हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी जरूरी नहीं बढ़ेगी। क्योंकि यार सही बता, क्योंकि अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, आपकी कॉइल की लेंथ बढ़ गई, तो अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है NBA अपॉन में KR, तो हो सकता है जब आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए तो आपका नंबर ऑफ टर्न्स तो बढ़ा, लेकिन उसी रेशो में K भी घट गया। हाँ या ना बोल? यस सर। तो हो सकता है ना, तो हो सकता है ना कि साहब वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ी ना हो। तो आगे लिखा है रीजन में क्या? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल ऑफ अ कैलोमीटर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। हाँ यार सही तो है, और मैं भी तो ये बोल रहा हूँ कि यार अगर आपने n बढ़ाया, आपका R घट गया होगा। जब आपका R घटा होगा, सर आर बढ़ेगा। R बढ़ गया होगा तो करंट सेंसिटिविटी घटा होगा। मैं उल्टा बोल के मैं ठीक कर लेता हूँ अपने आप को। मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ गई, जब हमने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ गया होगा, करंट सेंसिटिविटी तो घट, वोल्टेज सेंसिटिविटी तो घटनी चाहिए। हाँ यार बात तो सही है, इसका मतलब असर्शन ट्रू है, और यही सब बातें रीजन में भी लिखी हैं। तो मैं कौन सा मार्क करके आने वाला हूँ? ऑप्शन ए। बोलो हाँ या ना? यस सर। सही है क्या? फिर अगला क्वेश्चन बनता है जी साहब केस बेस्ड स्टडीज के। केस बेस्ड स्टडी सर मैं आप लोगों को मैं से पीछे क्लासेस में भी बताता आया हूं, और मैं अपनी पीछे की जब रिवीजन क्लासेस करा रहा था, मैं MTG पढ़ा रहा था, मैं तब भी कहा था केस बेस्ड स्टडी का बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आंसर इसमें से छुपा हो। केस बेस्ड स्टडी का बिल्कुल भी नहीं जरूरी है कि इसमें आंसर छुपा हो सकता है कोई लिंक, मतलब वो बता दे कि हाँ ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, जैसे कि यहाँ पे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोनों की बात हो रही है। इसमें लिखा है द लार्ज स्केल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर लार्ज डिस्टेंस इज डन विद द यूज ऑफ ट्रांसड्यूसर। हमें मालूम है सर ट्रांसफार्मर के बिना काम ही नहीं होगा। आपने पावर सप्लाई जनरेटर से जनरेशन लिया, आपको लो वोल्टेज मिला, आपको उसको लार्ज डिस्टेंस ट्रांसमिशन करना है, लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजना है, आप उसको वोल्टेज को बढ़ाकर भेजोगे, इसलिए आपने पहले क्या लगा दिया? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। हाँ ना बोल? यस ट्रांसमिशन लाइन से ट्रांसमिशन हो गया, लेकिन जब आपके सिटी के पास पहुंचा, कहां पहुंचा? सिटी के पास पहुंचा, सिटी सब स्टेशन में पहुंचा, तो आपको उसकी वोल्टेज को घटाना पड़ा। आपने क्या लगा दिया? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया। सही तो हमें मालूम है। तो यहाँ पे लिखा है द वोल्टेज आउटपुट ऑफ द जनरेटर इज स्टेप्ड अप, इट इज देन ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड नियर अ सबस्टेशन ऑफ कंज्यूमर। हमें वहां पे स्टेप डाउन करना पड़ा। इट इज फर्दर स्टेप डाउन एट द डिस्ट्रीब्यूटिंग सबस्टेशन। अबे तुम्हारे घरों के बाहर बक्से लगे होते हैं छोटे छोटे से, तुमने देखे कभी? यस सर। वहां पे फर्दर डिक्रीज किया जाता है, उसको 240 वोल्ट तक लाया जाता है बिफोर इट रीचेस टू योर होम। सर कहानी है सर पूरी, ये तो हमें मालूम थी। तो फिर आपको बस ये पढ़कर बताइए क्यों बनाया गया? व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ केस बेस्ड स्टडी? केस बेस्ड स्टडी का मेन कॉन्सेप्ट था कि व्हाइल यू आर रीडिंग दिस पैराग्राफ यू आर एक्चुअली डिराइविंग योर माइंड टुवर्ड्स फ्यूअर कॉन्सेप्ट्स। तो समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? जब आप ये केस बेस्ड स्टडी पढ़ रहे होते हो ना, तो आपका दिमाग उस तरफ स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाता है। तो केस बेस्ड स्टडी तो सबसे इजी क्वेश्चन माने जाने चाहिए। बोलो हाँ या ना? यस सर। क्योंकि आपको वो एटमॉस्फेयर दे दिया जाता है कि हाँ मैं ट्रांसफार्मर के बारे में पूछने वाला हूं। अच्छा एक बात बताऊं, ट्रांसफार्मर में ऐसा होता है कि सब उस जब भेजते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करना होता है। जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करना होता है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं, बिकॉज वोल्टेज बढ़ती है तो करंट की वैल्यू घट जाती है। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब ऐसा करते करते पता है तुम्हारे दिमाग में क्या दौड़ रहा है? तुम्हें ऐसे ऐसे करते करते याद आएगा कि यार पुनीत सर ने क्वेश्चन कराया था जिसके अंदर सिटीज तक ट्रांसमिशन कराना था, वो 800 किलोवाट उसकी
याद है अब तुम लोगों को क्वेश्चन याद आ रहा है कि Yes, 800 sir. किलोवाट उसकी Yes, जो sir. डिमांड थी, बीच में 600 किलोवाट उसका लॉस हुआ था। तो ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में दौड़ रही हैं, फिर तुम्हें झट से कहीं से फ्लैश होएगा कि सर वो जो ES अपॉन में EB का फॉर्मूला होता है वो NS अपॉन में NB के बराबर होता है, वो IS अपॉन में IB के बराबर होता है। सर यहाँ पे सेंसिटिविटी की बात होती है, ये सब सर वहां पे लॉस भी होता था, वहां पे पावर लॉस होता था, वहां पे हमने आयरन लॉस की बात की थी, वहां पे कॉपर लॉस की बात की थी हम लोगों ने, वहां पे ह्यूमिंग नॉइस की बात की थी, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन की बात की थी। ये आपको बस ड्रिवन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे सर। अब सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 52 है, इस 52 नंबर क्वेश्चन का अब देखो इससे कोई लेन देन नहीं है सर। अब पढ़ो, इसमें लिखा है द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। तो देखो लिखा है एनर्जी इज क्रिएटेड व्हेन ट्रांसफार्मर स्टेप्स अप द वोल्टेज। अरे सर ये तो वही बात होगी, प्यार कभी मरता नहीं, प्यार कभी बनता नहीं। कि तो सर ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. इसमें Yes, लिखा है sir. ट्रांसफार्मर इज डिजाइंड टू कन्वर्ट AC इनटू DC। अरे नहीं सर ये तो पाप है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो AC को DC में कन्वर्ट करे, कोई जानता है उसका नाम क्या होता है? हम इसका नाम पढ़ेंगे सर सेमीकंडक्टर के चैप्टर में। अरे नहीं बे, हम उसको पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के चैप्टर में। ये होगा चैप्टर नंबर 14 आपके NCERT का। वैसे मैं आपको बताऊं, हर साल कितने 15-16 साल से मैं इस टाइम तक, नवंबर के आखिरी तक हम लोग पढ़ा चुके होते थे, अभी तक पता होता था बच्चों को। लेकिन खैर, इस एक ऐसा डिवाइस है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये हाफ AC को भी कर सकता है, फुल AC को भी कर सकता है। खैर, इस डिवाइस का नाम होता है रेक्टिफायर। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? रेक्टिफायर। Rectifier. रेक्टिफायर। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये AC सप्लाई है, AC सप्लाई, ठीक है, AC सप्लाई है। AC सप्लाई को हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं और AC सप्लाई को हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल्स होती हैं, वो होता है AC। जब हमारे पास केवल पॉजिटिव पॉजिटिव साइकिल होती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? DC। बात समझ में आ रही है क्या? Yes. जब मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइकिल होती है उसको बोलते हैं AC। जब हमारे पास सिर्फ हाफ हाफ पॉजिटिव पॉजिटिव होती है उसको बोलते हैं DC। अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो इसमें सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफाई हुई, इसको हमने बोल दिया हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें फुल वेव रेक्टिफायर होगी, इसको नाम दे दिया फुल वेव रेक्टिफायर। हाँ ना बोल दे यार। Yes, sir. Yes. ठीक है जी। तो हाफ रेक्टिफायर फुल, तो इसका मतलब ये आंसर तो ऑफ कोर्स गलत है। आगे लिखा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस द पावर ऑफ ट्रांसमिशन। अरे नहीं सर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से पावर इंक्रीज होगी? सर स्टेप अप ट्रांसफार्मर अगर करेगा तो वोल्टेज को बढ़ाएगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो पावर ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा? रिड्यूस करेगा। Reduce. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिक्रीजेस एसी वोल्टेज। सर बिल्कुल ठीक है, क्या क्या Yes. ठीक है रहेगा ये भाई। अगर आपने स्टेप डाउन किया, आपने वोल्टेज को डिक्रीज कर दिया, हाँ करंट को बढ़ा, सर सही है। अब मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन नंबर 52 का केस बेस्ड स्टडी के पैराग्राफ से कोई लेना देना था? हाँ सर, बस No, वो sir. कॉन्सेप्ट दौड़ा रहा था बस दिमाग में, वो एक एम्बियंस बना रहा था कि सर वो ना एक ब्यूटिफिकेशन कर रहा था दिमाग की कि हाँ देखो ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर, और कुछ नहीं किया भाई उसने। जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन सेकेंडरी कॉइल इफ सेकेंडरी कॉइल हैज अ ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स, यानी NS की वैल्यू ग्रेटर देन NP है। मुझे पता है वोल्टेज बढ़ने वाली है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होने वाला है, तो यहाँ पे लिखा है VS इज ग्रेटर देन VP, देयरफॉर स्टेप अप। हाँ बिल्कुल सही लग रहा है, ऑप्शन ए तो सही है। वोल्टेज इज स्टेप्ड डाउन, नहीं सर गलत बात है। द स्टेप सारी गलत होने वाले, तो ऑफकोर्स मेरा आंसर ए है। मेरा बस कहने का मात्र कारण ये था पॉइंट कि केस बेस्ड स्टडी का ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कोई रिलेशन आप लोगों का बनने वाला है, पैराग्राफ पढ़ने से ही आपको आंसर मिल जाएंगे। ये सिर्फ छलावा है सर। आंख बंद करके बस एक बार रीड कर लेना, और रीड करना कब? रीड कर लेना इसको जब आप इसको पढ़ रहे होंगे, बिकॉज इसकी रीडिंग को आप अपने रीडिंग टाइम में मत करना, बिकॉज कुछ फायदा नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, इस केस बेस्ड स्टडी के पैराग्राफ को, ये 5-7 लाइनों को रीडिंग के टाइम पे रीड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगे कि आपने पहले वाले सेक्शन में, सेक्शन ए में 25 में से 20 क्वेश्चन निकाल लिए हैं, सेक्शन बी में से 24 में से 20 क्वेश्चन निकाल लिए हैं, लेकिन आपके पास अभी भी टाइम है तो पढ़ लेना, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा इस क्वेश्चन को रीडिंग टाइम में वेस्ट करने का। वो 20 मिनट आपको केवल और केवल बाकी 2 सेक्शन के लिए इस्तेमाल करने हैं। बिकॉज आपका माइंड, जब आप केस बेस्ड स्टडी बनाना शुरू करोगे, आपका माइंड उसी तरफ ड्रिवन तब होना चाहिए, स्टार्टिंग में नहीं चाहिए मुझे वो चीज।
स्टार्टिंग में मुझे नहीं चाहिए वो चीज। तो आप अपने दिमाग को फोकस करोगे, आप अपने दिमाग को फोकस करोगे उस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ क्लास ऑफ क्वेश्चंस के लिए, जब आप एक्चुअल में इसको अटेम्प्ट करने वाले होंगे, तब नहीं जब आप इसे रीडिंग कर रहे होंगे। तो रीडिंग के टाइम पे यू कैन अवॉइड दिस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक की बातें मेरी सारी समझ में आ गई हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को आपका पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। सर जी जी, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? जी कोई सर, सवाल? जी सर आप फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या करा सकता हूँ जी? सर फॉर्मूला शीट जो आप क्लास के स्टार्टिंग में बोल रहे थे। हाँ, मैं बिल्कुल आपको एक फॉर्मूला शीट दिलवा देता हूँ। और जो आप क्लास में आ रहे हो, मैंने आज पहला पेपर सॉल्व कराया है। मैं कल भी 9 बजे क्लास ले रहा हूँ, कल मिलते हैं। उससे पहले मैं कोशिश करूंगा फॉर्मूला शीट आपको करा दूं। बट ये सब जो मैं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, कैसे पढ़ना, ये सिर्फ तभी कामयाब है जब एक्चुअल में आप लोग बेसिक थ्योरीज कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। और मैं आपको ये पीडीएफ जो मैं भी कराई है वो भेज रहा हूं। आप ये भी देखो कि करंट में आपको कितना टाइम लगाना है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर अगर आपकी जान खा रहा है, यार मैग्नेटिज्म मैटर सबकी जान खाता है बेटा, हर साल खाता है। क्योंकि एक्चुअल में मैग्नेटिज्म मैटर की इतनी मोटी बुकलेट, एनसीईआरटी में इतना सब कुछ, सिलेबस ही नहीं पता तुम लोगों को। भाई जितना मैंने पढ़ाया बस उतना ही सिलेबस है, बस दैट्स इट। जितना मैंने पढ़ाया है, जितना मैंने कराया बस उतना करना है। यानी कि आपको अपने बुकलेट्स को, अपने मॉड्यूल्स को, अपने टेस्ट को जो आप लोग दे रहे हो, अपने जो सैंपल पेपर्स हैं, एमटीजी को, उनको फॉलो करना, ज्यादा दिमाग में लगाना कि कहीं और से कुछ पढ़ ले। ठीक है जी, अगली क्लास में मिलते हैं कल रात को 9 बजे। थैंक यू सो मच। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे? सर बोलिए एक प्लीज। डाउट। जी सर जी जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है उसमें n बाय डी वो d5/dt। d5 और अपन dt, हाँ, जी तो जी उसमें माइनस लगता है इनके आगे बेटा, हमेशा या माइनस नहीं साइन लगता लगता? है, लेकिन माइनस साइन से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जब भी मैग्नीट्यूड हाँ की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड की बात करो, d5/dt निकाल दो, है ना। और जब भी हाँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना हो तो बस याद रख लो कि d5/dt होता है। तो मतलब मॉड लगा के मतलब माइनस ना लगाएं। देखो, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में माइनस में आंसर दे रखे हो तो लगा कर चलना, अच्छा ठीक है है, ना। ये कह रहा हूं। चलो जी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। थैंक यू थैंक यू सर। सर। कल मिल रहे हैं सेकेंड पेपर के साथ। कल मिल रहे हैं सेकेंड पेपर के साथ, सैंपल पेपर 2। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।